हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक स्टडी पॉइंट। आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, या इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, या फिर गैट से विश्व व्यापार संगठन के रूप में प्रतिस्थापित कैसे हुआ, विश्व व्यापार संगठन के कार्य कौन कौन से हैं, किस उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया है, या फिर भारत का विश्व व्यापार संगठन के साथ संबंध कैसे हैं, और साथ ही इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट समितियों के बारे में जानेंगे। और विश्व व्यापार संगठन के कॉन्फ्रेंस अब तक कितने हुए हैं और कौन कौन से कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में एक मराकेश समझौते के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 164 देश सदस्य हैं, जिसमें से 29 जुलाई 2016 को अफ़गानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना था। इसके प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड हैं और वर्तमान समय में इसके महानिदेशक रॉबर्टो अज़ोवेंडो, जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है। साथ ही इसका मानना है एक देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, और यह व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। इन बाधाओं में सीमा शुल्क या टैरिफ और आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क जो मात्रा को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करता है। यह सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक वर्ष में प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। आगे देखते हैं। WTO एंड गेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास 15 अप्रैल 1994 से प्रारंभ हो गया था, जब मोरक्को के एक शहर मराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। बट WTO की स्थापना की भूमिका वर्ष 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जुड़ी है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आधारशिला रखी थी। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका शॉर्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक पूरक संस्था की स्थापना के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को लागू करना था। लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से इसकी स्थापना नहीं हो सकी थी। इसी दौरान वर्ष 1947 में जिनेवा में गैट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नामक एक समझौते पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह एक वैधानिक समझौता था, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना तथा इसमें आने वाली बाधाओं को कम करना था। WTO के निर्माण से पहले तक गैट कोई संस्था न होकर एक बहुपक्षीय उपकरण था, जिसने केवल वस्तु व्यापार से संबंधित नियम बनाए थे, लेकिन सेवाओं और बौद्धिक संपत्ति के व्यापार से के संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं था। गैट की स्थापना के बाद से 1995 तक इसके सदस्य देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ कटौती तथा व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 8 बैठकें हुई थी,
जिनमें बहुपक्षीय व्यापार का दौर मल्टीलिटरल ट्रेड नेगोटिएशन राउंड्स के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1986 से 1994 तक चले ये उरुग्वे राउंड के दौरान WTO की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे गैट कहते हैं, के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी। अतः इसी सम्मेलन में गैट को नया नाम विश्व व्यापार संगठन दिया गया था। इस प्रकार यह गैट अर्थात प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में निहित है। गैट की स्थापना 1948 में मूलतः 23 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी, जिनमें भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। 8वीं बैठक अर्थात उरुग्वे राउंड तक गैट में 123 देश शामिल हो गए थे। इस प्रकार गैट के 8वें दौर की वार्ता के दौरान 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना होता है, जिसे उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है। गैट एक संस्था न होकर एक बहुपक्षीय उपकरण था, जिसने केवल वस्तु व्यापार से संबंधित नियम बनाए थे, लेकिन सेवाओं और बौद्धिक संपत्ति के व्यापार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसके गैट के विपरीत WTO को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दर्जा दिया गया तथा इसके अधिकार क्षेत्र में सेवाओं और बौद्धिक संपत्ति से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया। साथ ही इसके अलावा गैट में विवाद निपटारा प्रणाली भी बहुत कमज़ोर थी, जिसके स्थान पर WTO में 2 स्तरीय विवाद निपटारा प्रणाली अर्थात डिप्यूट सेटलमेंट सिस्टम की स्थापना की गई। इसके निचले स्तर पर विवाद निपटारा पैनल और तथा ऊपरी स्तर पर अपीलीय निकाय की स्थापना की गई। प्रारंभिक स्तर पर किसी व्यापार संबंधी विवाद का मामला विवाद निपटारा पैनल के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है, जो इसके संबंध में निर्णय देता है और पैनल द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध अपीलीय निकाय में दोबारा अपील की जा सकती है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना में यह निम्नलिखित निकाय शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन मिनिस्ट्रियल काउंसिल। इसमें सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। यह WTO का एक शासी निकाय है। यह संगठन की रणनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद आता है जनरल काउंसिल। इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होते हैं, खास करके राजदूत इसमें शामिल होते हैं। यह WTO के रोजाना कारोबार और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। व्यवहार ज़्यादातर मामलों के लिए यह WTO का फैसला करने वाला मुख्य अंग है। इसमें वर्णित निकायों में से कई सीधे जनरल काउंसिल को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। इसमें भी WTO के सभी सदस्य आते हैं और यह उरुग्वे राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा भी करता है। नेक्स्ट आता है विवाद निपटान निकाय अर्थात डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जिन देशों के बीच व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है तो वे इसी निकाय के सामने अपील कर न्याय मांगते हैं। इसमें भी WTO के लगभग सभी सदस्य शामिल होते हैं। यह सभी WTO समझौते के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के क्रियान्वयन और प्रभावशीलता एवं WTO के विवादों पर किए गए फैसलों के क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं। एंड लास्ट आता है
वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद अर्थात द काउंसिल ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विस। यह जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करता है। इसमें भी सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार पर हुए आम एवं विशेष समझौतों के विवरणों की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करता है। देखते हैं आगे। विश्व व्यापार संगठन के कार्य, इसके कार्य कौन कौन से हैं? WTO द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रबंधन और संचालन को सुविधाएं प्रदान करता है। व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करता है। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करता है। यह वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF और वर्ल्ड बैंक में सहयोग प्रदान करता है तथा विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने में यह सहायक करता है। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व व्यापार संगठन के लाभ क्या हैं? यह लागत में कटौती और जीवन स्तर में सुधार लाता है। यह विवादों को निपटाने और व्यापार तनाव में कमी लाता है। यह आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर की लागत में कटौती करता है ताकि गरीब देशों को ज़्यादा लाभ हो सके। यह प्रोत्साहित सुशासन प्रदान करता है। यह मददगार देशों का विकास करता है। यह कमजोरों को एक मजबूत आवाज़ प्रदान करता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। साथ ही शांति और स्थिरता के लिए योगदान कर देता है। सुर्खियों से टकराने के लिए भी यह प्रभावी है। देखते हैं आगे। विश्व व्यापार संगठन एक सब्सिडी बॉक्स। विश्व व्यापार संगठन में एक सब्सिडी बॉक्स शामिल किया गया है। यह रोड ट्रैफिक लाइट के रंगों के आधार पर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडी को शामिल किया गया है। लाइट जब ग्रीन होती है तो आपको ट्रैफिक सिग्नल पार करने की अनुमति होती है। ठीक उसी प्रकार WTO में भी सब्सिडी का एक ग्रीन बॉक्स है। इसका मतलब है कि ग्रीन बॉक्स में शामिल सब्सिडी को जारी रखा जा सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण, पशु संरक्षण, अनुसंधान किट, बीमारी नियंत्रण के तहत किए जा रहे उपायों के लिए किसानों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये ऐसी सब्सिडी है जो उत्पादन से संबंधित है। सब्सिडी पाने वाले किसानों को यदि उत्पादन सीमित करना है तो उसके लिए कोटा प्रणाली द्वारा उत्पादन को सीमित किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसका अर्थ होता है गति धीमी करना, अर्थात इसमें आने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे कम किया जाता है। यह अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाती है। इससे विकासशील और विकसित देशों के निर्यातकों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील सहित WTO के 32 सदस्य देश इन्हीं एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर सब्सिडी कम करनी है। देखते हैं नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। यह सरकारों द्वारा सदस्य देशों के बीच विदेशी प्रतिभागियों के ऊपर वरीयता तथा उन्हें सब्सिडी वगैरह में कमी लाने हेतु विभिन्न समझौतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत कृषि एवं टेक्सटाइल को शामिल करके एक एग्रीमेंट, जिसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं, के रूप में
लाया गया है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में कृषि के 3 विशेष क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें बाजार तक आसानी से पहुंच बनाना, निर्यात सब्सिडी में कमी लाना एंड घरेलू सहायता में कमी लाना है। देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है जिसके बारे में जान लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कृषि में व्यापार, ट्रेड इन एग्रीकल्चर। यह कृषि उत्पादों का बाजार पहुंच के बीच शामिल होने वाले गैर टैरिफ उपायों का टैरिफिकेशन से संबंधित एक समझौता है। इसके द्वारा घरेलू सब्सिडी को कम करना है, निर्यात सब्सिडी में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधार करना और साथ ही कृषि उत्पादों का बाजार पहुंच आसानी से उपलब्ध कराना है। यह मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के द्वारा विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को वस्त्र निर्यात को सीमित करने से भी संबंधित है। नेक्स्ट है ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, जिसे शॉर्ट में ट्रिप्स कहते हैं। यह व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। यह 9 प्रकार की बौद्धिक संपदा उपलब्ध कराते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों और पौधों की विविधता का एकत्व उनमें से एक है। इसमें ट्रिप्स के भौगोलिक स्थिति अनुच्छेद के तहत क्षेत्रीय उत्पादों के उत्पादकों को भौगोलिक संकेतक संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह कृषि उत्पादन पेटेंट अध्यादेश के द्वारा कृषि, रसायन व दवा कंपनियों को विशेष मार्केटिंग अधिकार देता है। साथ ही पौधे, पशु और पशुओं के प्रजनन से संबंधित जैविक प्रणाली और व्यक्ति के लिए हानिकारक सभी उत्पाद और अथवा सामान्य पर्यावरण पेटेंट के अधिकार से बाहर रखे गए हैं। नेक्स्ट है ट्रिम्स, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, जो केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू होता है। यह एक ऐसा समझौता है जो विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करने की व्यवस्था करता है। साथ ही स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनती है तो यह उत्पादन की शर्तों को प्रभावित करते हुए लागतों और कीमतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौता अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। उरुग्वे दौर पहली बार सेवा क्षेत्र को बहुपक्षीय व्यापार नियमों में शामिल किया गया। व्यापार और सेवाओं पर यह सामान्य समझौता में 2 दायित्व, पहला मोस्ट फेवर्ड नेशन और दूसरा व्यवहार और पारदर्शिता को पूरे विश्व में शामिल किया गया। इसके द्वारा WTO केवल उन सेवाओं से में मुक्त व्यापार उपलब्ध कराता है जो उन्नत तकनीक पर आधारित है तथा जो बैंकिंग, बीमा, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, तार संचार और पर्यटन से संबंधित है। यह विकसित देशों में वृद्धि, विस्तृत बाजारों की उपलब्धता और विकासशील देशों में तकनीकों की स्थानांतरण द्वारा करता है। यह 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट समझौते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यह डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसके द्वारा सदस्य देशों के बीच उत्पाद और व्यापार से संबंधित उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए निदान के लिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट एग्रीमेंट किया गया। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज। इसके द्वारा एक व्यापार नीति पुनर्विचार संस्था की व्यवस्था करता है जो सदस्यों की व्यापार नीतियों और व्यवहारों का नियमित मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट आता है घरेलू समर्थन, डोमेस्टिक सपोर्ट। यह कृषि के लिए घरेलू समर्थन के उपाय को एम्बर बॉक्स में माना जाता है। यह कृषि उत्पादन से संबंधित घरेलू कीमत के आधार को
उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से सीमित करता है। साथ ही यह कृषि उत्पाद क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कम करने के लिए एक निश्चित लेवल के अधीन दिया जाता है। यह प्रत्यक्ष निर्यात अनुदान को विकसित देशों में 36% तक और अनुदान निर्यात की मात्रा को 21% तक घटाया जा सकता है। इसमें आयात लागत, निर्यात प्रोत्साहन आदि को शामिल किया जाता है। निर्यात अनुदान में निर्यात क्रेडिट गारंटी, बीमा इत्यादि को शामिल नहीं किया जाता है। एंड लास्ट है सोशल क्लूज। यह ऐसी वस्तुएं जिन्हें विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा आयात करों के अधीन लगाया जाता है। इसमें विकासशील देश अग्रिम देशों पर की तुलना में सबसे ज़्यादा हिस्सा के अधिकारी होता है। यह बाल श्रम, जो कुछ उद्योगों जैसे कॉर्पोरेट उद्योग में कार्य करने वाली जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग होता है, ऐसे उद्योगों पर गंभीर प्रभाव डालने वाला माना जाता है। अतः इस कॉन्ट्रैक्ट का भारत ने विकासशील राष्ट्रों के साथ मिलकर इसका विरोध किया है। भारत सदैव से ही सोशल क्लूज के पक्ष में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, यह विश्व व्यापार संगठन और भारत का संबंध। भारत गैट और डब्ल्यूटीओ दोनों का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत ने डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुरूप आयात शुल्कों में भी कटौती की है। उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों को भी भारत ने अपनाने का हर संभव प्रयास किया है। साथ ही भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एक और अनुमति प्रदान की है, तो दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। भारत ने डब्ल्यूटीओ के मानकों के अनुरूप भारत द्वारा सभी आयातों का परिणात्मक प्रतिबंधों को यह अप्रैल 2002 में समाप्त कर दिया। साथ ही भारत ने कृषि उत्पादों पर भी प्रतिबंध हटा दिया है। भारत डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक शेयर होल्डर के मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए एक ठोस रूपरेखा चाहता है। इसके अलावा साथ ही भारत ने खाद्य सब्सिडी की गणना के लिए जो आधार है 1986 उसको बदलने की भी मांग कर रहा है। यह डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान पैनल में भारत में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी पर भी आपत्ति जताता है। भारत की सफलताओं की अपनी कहानी है, अपनी सीमाएं हैं। ट्रिप्स व सेवाओं के व्यापार से संबंधित प्रस्ताव भारत के हितों के सर्वाधिक विरुद्ध है, जिस पर भारत आपत्ति जताता है। इसी में डब्ल्यूटीओ के द्वारा भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं ने विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी और काउंटर वेलिंग मानकों से संबंधित समझौतों में के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसा डब्ल्यूटीओ का मानना है कि भारत इन कुछ मानकों का उल्लंघन किया है। साथ ही पैनल के अनुसार ने बताया कि भारत निर्यात प्रदर्शन पर आकस्मिक सब्सिडी प्रदान करने का हकदार नहीं है, क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $1000 प्रति वर्ष से अधिक हो गया है। इस आधार पर डब्ल्यूटीओ भारत के सब्सिडी का विरोध कर रहा है और उसे भारत को सब्सिडी बंद करना चाहता है, जिसका समर्थन अमेरिका हमेशा से करता रहा है। अमेरिका भारत के इस सब्सिडी के मामले में भारत का विरोध करता है, जिस पर डब्ल्यूटीओ ने भी अमेरिका के पक्ष में अपना फैसला जाहिर किया है। एंड अब लास्ट में डब्ल्यूटीओ के कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों का मॉनिटरिंग काउंसिल इसके निर्णयों के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। इसमें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस
दिसंबर 1996 को सिंगापुर में आयोजित की गई थी। सेकेंड समिट 1998 स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित हुआ था। थर्ड समिट 1999 अमेरिका के सिएटल शहर में आयोजित हुआ था। फोर्थ समिट 2001 में कतर के दोहा में आयोजित किया गया था। WTO का ये फोर्थ कॉन्फ्रेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। इसी खनिज तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि के चलते विकासशील देशों विशेषतः मध्य पूर्व अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में व्यापार शर्तों में सुधार किया गया था। साथ ही चीन और ताइवान को इसका WTO का सदस्य बनाया गया था। एंड फिफ्थ समिट 2003 में मैक्सिको के कानकुन शहर में आयोजित किया गया था। एंड सिक्स्थ समिट 2005 में हांगकांग में। एंड सेवेंथ समिट 2009 स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। एर्थ समिट भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही आयोजित किया गया था। एंड नाइन्थ समिट इंडोनेशिया के बाली में 2013 में आयोजित किया गया था। एंड टेंथ समिट 2015 में केन्या के नैरोबी शहर में आयोजित किया गया था। एंड 11th समिट 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में आयोजित किया गया था। अब तक इसके टोटल 11 समिट हो चुके हैं। एंड अगला समिट 12वां समिट 2020 में कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित है, उसमें पारित किया जाएगा। यह बैठक ऐसे समय पर आयोजित की जा रही है जब बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली गंभीर और चिंताजनक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो दोस्तों, यह रहे विश्व व्यापार संगठन, उसके कॉन्फ्रेंस एंड कुछ समिट्स। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।